हेलो प्लस टू बच्चों, दिस इज माय फोर्थ लेक्चर ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने इस ऑल्टरनेटिंग करंट में आपके साथ एलसीआर सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था कि व्हेन ऑल्टरनेटिंग करंट इज फ्लोइंग इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलसीआर सर्किट। क्या कहा था उसमें कि किसी इंस्टेंट के ऊपर अगर इसमें करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी फ्लो कर रहा है तो उस समय इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अगर रेजिस्टर के क्रॉस ER है, इंडक्टर के क्रॉस EL है, कैपेसिटर के क्रॉस EC है, तो टोटल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मैंने क्या कहा था अक्रॉस दिस एलिमेंट्स विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस। तो E इज इक्वल टू क्या गया था ER प्लस EL प्लस EC। ER क्या था IR, EL क्या था L इंटू डी आई बाई डी टी और EC क्या था Q बाई C। I को हमने लिख लिया था I नॉट साइन ओमेगा टी, Q को क्या लिख लिया था इंटीग्रेशन ऑफ I डी टी। तो इसको जब हमने सॉल्व किया था तो ये क्या बन गया था E इज इक्वल टू आई नॉट R इंटू L ओमेगा आई नॉट L ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस 1 बाय सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो आपके पास 1 बाय सी ओमेगा को एक्सी लिख लिया था, एल ओमेगा को एक्सएल लिख लिया था, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया था E इज इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में आर साइन ओमेगा टी प्लस एक्सएल माइनस एक्सी कॉस ओमेगा टी। फिर हमने यहीं से इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाई जिसकी हाइट क्या थी आपके पास एक्सएल माइनस एक्सी, बेस क्या था R और हाइपोटेन्यूज क्या थी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया था E इज इक्वल टू आई नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। तो यहाँ पे क्या कहा था ये जो ट्रायंगल बनी थी मैंने क्या था दिस इज नोन एज इम्पीडेंस ट्रायंगल। व्हाट इज दिस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो हियर आई नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ई नॉट और आई नॉट क्या गया था दैट इज ई नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। यहीं पे आफ्टर दैट आई टोल्ड यू कि आपके पास जो E इज इक्वल टू E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। हेयर tan फाइव इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। हेयर 5 इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि हेयर voltage can lead, lag or it can be in the same phase as that of current depending upon the value of XL and XC। tan phi क्या है यहाँ पे XL minus XC by R। अगर XL minus XC पॉजिटिव है मीन्स XL क्या है ग्रेटर देन XC है, तो उस केस में tan phi क्या होगा ग्रेटर देन 0 और फाई क्या है आपके पास ग्रेटर देन 0, तब आपके पास वोल्टेज इज फाई क्या है आपके पास लेस देन 90 डिग्री, उस केस में क्या है वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय एन एंगल फाई। केस सेकंड का था कि फिर एक्सएल इज लेस देन एक्सी है तो आपके पास tan फाई क्या होगा लेस देन 0, फाई क्या होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, और उस समय मैंने आपको क्या कहा था कि वोल्टेज क्या है लैगिंग बिहाइंड द करंट बाय एन एंगल फाइव। अगर यहाँ पे एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है तब tan फाइव क्या है 0, फाइव क्या है 0 है। इस केस में करंट और वोल्टेज क्या है दे आर इन दी सेम फेज, और इसको मैंने क्या कहा था कि इट इज द स्टेज ऑफ रेजोनेंस। ये रेजोनेंस वाली स्टेज है। यहाँ पे क्या कहा था कि आपके पास इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट क्या है मिनिमम है, Z इज इक्वल टू क्या है R है, और आपके पास करंट एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है पीक वैल्यू ऑफ करंट है वो मैक्सिमम है, दैट इज इक्वल टू क्या है E नॉट बाय R है।
और XL इज इक्वल टू XC यहीं से मैंने कैलकुलेट कर ली थी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली थी। वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या आ गया आपके पास 1/2π√LC। तो देखिए मैंने आपको कहा था ये 3-4 चीजें आपको याद रखने वाली हैं। एक तो फेज एंगल कितना होगा किसी भी LCR सर्किट के लिए, tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC/R। एक आपके पास क्या ख्याल रखना है कि आपके पास व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ दिस LCR सर्किट, दैट इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। थर्ड आपको याद रखना है कि अगर ER, EL, EC आर द वर्चुअल वैल्यू ऑफ और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो टोटल सप्लाई क्या होगी E इज इक्वल टू √ER² प्लस EL माइनस EC होल स्क्वायर। और जो करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू है दैट इज क्या है E/Z है और दैट इज E/√R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर है। तो ये 4 चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। ये 4 वैल्यूज आपको इस LCR सर्किट के लिए ख्याल है अगर याद हैं तो आप, अगर आपके पास LR सीरीज कम्बिनेशन है, RC सीरीज कम्बिनेशन है, प्योर इंडक्टर है, प्योर कैपेसिटर है, वो सभी वैल्यूज आप यहीं से डिराइव कर सकते हो। तो यहाँ पे जब LCR ये सीरीज कम्बिनेशन में मैंने Z और F का ग्राफ प्लॉट किया था, तो Z और F का ग्राफ क्या था, आपके पास एक पैराबोलिक शेप की क्या है, आपके पास शेप आ गई थी। और वहाँ पे मैंने क्या शो किया था कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर Z की वैल्यू क्या है, मिनिमम है, वो Z क्या है, R है। अगर आपके पास क्या था, अगर सपोज करो ऐसा सर्किट है जिसमें ओमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 0 है, तो वो ग्राफ क्या है आपके पास किसको टच कर जाएगा, दैट ग्राफ विल टच टू दी एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा। और उसके करंट एम्पलीट्यूड का ग्राफ क्या था, जो आपके पास इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ था, करंट एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ क्या था, उल्टा था। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि आपके पास कि जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द पीक ऑफ दिस ग्राफ। जितनी इस ग्राफ की शार्प पीक पॉइंट जो शार्प होगा उतनी क्या होगी, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा होगी। और वो शार्पनेस किसके ऊपर में डिपेंड कर रही है कि जितनी हमारे पास एनर्जी लॉस कम होगी उतनी शार्पनेस ज़्यादा होगी। और मैंने क्या कहा था कि एनर्जी लॉस किसके कारण होगा, सिर्फ ओमिक रजिस्टर के कारण होगा। जितनी उस सर्किट की ओमिक रेजिस्टेंस कम होगी उतनी ज़्यादा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैंने क्या कहा था कि दिस शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी फैक्टर। तो इसे हम क्वालिटी फैक्टर के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। मोर इज द क्वालिटी फैक्टर, मोर इज द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। और फिर मैंने कहा था कि एक क्वालिटी फैक्टर क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमिक रेजिस्टेंस है। इसे हमने प्रूव भी कर दिया था। और मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या थी क्वालिटी फैक्टर की, क्या कहा था, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द resonating frequency to the difference of the two neighborhood frequencies where the current amplitude is 1/√2 times of the resonating frequency। और क्या कहा था कि this quality factor is equal to FR upon F2 minus F1। FR क्या है, यहाँ पे क्या बदलाया मैंने, resonating frequency, F2 और F1 क्या है, इसकी दो neighborhood frequencies हैं। F2 minus F1 को मैंने क्या कॉल किया, दिस इज कॉल्ड बैंड विड्थ कॉल किया। और दिस इज इक्वल टू क्या आ गया था, XL/R। और दिस इज इक्वल टू क्या था, XC/R। और दिस इज इक्वल टू मैंने क्या कहा था कि दैट इज इक्वल टू आल्सो 1/R√L/C। और ये जो बैंड विड्थ है, रिमेंबर कि दिस इज बैंड विड्थ इज आल्सो इक्वल टू R/L के इक्वल होती है। तो इसके मैंने प्रूव भी कर दिया था। कैसे प्रूव किया था, यहाँ पे I0 क्या है, दैट इज E0/R है। I0 प्राइम क्या था, डेफिनेशन से ही मैंने इसे प्रूव कर दिया था। I0 प्राइम क्या आ गया था, दैट इज E0/√R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर आ गया था। I0 प्राइम किसके बराबर है, 1/√2 टाइम्स ऑफ I0 था। I0 प्राइम की वैल्यू रख दी E0/√R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। और I0 की वैल्यू क्या रख दी, E0/R। यहाँ से सॉल्व किया था तो क्या आ गया था,
XL माइनस XC किसके बराबर आ गया था, प्लस माइनस R। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या कहा है, XL और XC में आपके पास दो फ्रीक्वेंसीज हैं, एक ओमेगा 1 ले ली थी, एक ओमेगा 2 ले ली थी, दो इक्वेशंस बन गई थी, L ओमेगा 1 माइनस 1/C ओमेगा 1 इज इक्वल टू प्लस R, L ओमेगा 2 माइनस 1/C ओमेगा 2 दैट इज इक्वल टू माइनस R। एक बार हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया था, वहां से ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 क्या आ गया था, 1/LC। दूसरी बार इन इक्वेशंस को हमने सबट्रैक्ट कर दिया था, तो वहां से आपके पास ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 क्या आ गया था, R/L आ गया था। इसको सॉल्व कर लिया था यहाँ से, तो जो आपके पास ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो R/L आ गया था, मैंने ये कहा था ये बैंडविड्थ भी है, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 दैट इज 1/LC। मैं क्या, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाय ओमेगा दैट इज इक्वल टू R/L ओमेगा, और जो क्वालिटी फैक्टर आ गया दैट इज इक्वल टू XL/R आ गया। तो ये हमने लास्ट टाइम ये क्वालिटी फैक्टर किया था, क्लियर। और मैंने कहा था कि दिस क्वालिटी फैक्टर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज 2π टाइम्स द रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड टू द एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। तो क्या कहा था मैंने कि व्हाट इज द LC ऑसिलेशंस, रेजोनेंस के ऊपर आपके पास क्या होता है कि व्हाट हैपेंस एट रेजोनेंस, कि रेजोनेंस के ऊपर जो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर है दैट स्टार्ट ट्रांसफरिंग इन कैपेसिटर। पहले सारी की सारी एनर्जी जो इंडक्टर की है किधर चली जाती है, कैपेसिटर में चली जाती है। फिर आपके पास क्या होता है, जो सारी एनर्जी कैपेसिटर में चली जाएगी, फिर आपके पास वो कैपेसिटर की एनर्जी धीरे धीरे किस में ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी, इंडक्टर में ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। सो दिस ट्रांसफरेंस ऑफ द एनर्जी फ्रॉम इंडक्टर टू कैपेसिटर एंड कैपेसिटर टू इंडक्टर आर नोन एज LC ऑसिलेशंस। और ये LC ऑसिलेशंस क्या हैं, दीज ऑसिलेशंस आर आल्सो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। एंड इनकी ऑसिलेशन जो है अभी मैं प्रूव भी करूंगा, ऑसिलेशंस आर इज हैविंग द सेम एनालॉजी एज दैट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए मैकेनिकल स्प्रिंग। तो बहुत अच्छे 3-4 इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तीनों चारों क्वेश्चन मैं करूंगा। पहले तो मैं ये प्रूव करूंगा कि दीज LC ऑसिलेशंस आर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। अब मैंने आपको क्या कहा कि इस LC ऑसिलेशन में किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर है प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है वो आपके पास क्या रहेगी एट एनी इंस्टेंट, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये आपके पास कांस्टेंट है तब आपके पास इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, एज इट इज नॉट वेरिंग विद टाइम, तो क्या होगा, ये आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस बिकम्स L/2 2I di/dt प्लस 1/2C 2Q इंटू dQ/dt इज इक्वल टू 0। ये 2 इससे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस dQ/dt को हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, ये I और I भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज आपके पास I को क्या लिख सकते हो, dQ/dt, सो दिस कैन बी रिटन एज d² अपॉन d²Q अपॉन dt², इस L को नीचे ले आए, प्लस क्या आ जाएगा Q/LC इज इक्वल टू 0। फिर देख लीजिए स्टेप, ये I ये dQ/dt आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये 2 कैंसिल आउट हो गए। फिर इस I को dQ/dt लिख दिया तो ये क्या बन गया d²/dt², और इस L को इधर ले गए, ये क्या बन गया Q/LC। 1/LC क्या है, दैट इज इक्वल टू क्या है, ω² है। दिस रिजल्ट इंप्लाइज दैट d²Q अपॉन dt² प्लस ω²Q इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट शो करता है कि these LC oscillations are simple harmonic oscillations. Reason being, it is a general equation of a simple harmonic oscillator. ये simple harmonic oscillator की क्या जनरल इक्वेशन है।
तो जब किसी भी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, डबल डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, इट मीन्स दैट कि वो जो भी मोशन होगा, वो जो भी ऑसिलेशन होगी या मोशन होगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, बिकॉज इट इज एन इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या होता है? एनी पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक oscillator. So as it is an equation of a simple harmonic oscillator, so here we can say LC oscillations are simple harmonic oscillation. ये एक फिर बात सुनिए, हाफ LI स्क्वायर जो है दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, Q स्क्वायर बाय 2C जो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है एट एनी इंस्टेंट, और सम ऑफ किसी इंस्टेंट के ऊपर जो एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर प्लस कैपेसिटर क्या है वो क्या रहेगी, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? तो आपके पास अगर ये कांस्टेंट है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हमने इक्वेशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ड्राइव होगी, जहाँ से हम कहेंगे कि ये जो एलसी ऑसिलेशन हैं दीज आर द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। क्लियर? अब नाउ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस एलसी ऑसिलेशंस। और इस अब मैंने एक चीज और है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो एलसी ऑसिलेशंस हैं दीज आर हैविंग दी सेम एनालॉजी एज दैट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैकेनिकल स्प्रिंग। अब मैकेनिकल स्प्रिंग में ये यहाँ पे जो मैग्नेटिक एनर्जी हाफ LI स्क्वायर मैग्नेटिक एनर्जी है, अब मैकेनिकल स्प्रिंग में मैग्नेटिक एनर्जी की जगह वहां पे क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है। और ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है। मैकेनिकल स्प्रिंग में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की जगह क्या होती है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या होती है, हाफ kx स्क्वायर होती है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो L है दैट कोरेस्पॉन्ड्स टू m, I कोरेस्पॉन्ड्स टू v, Q सॉरी जो आपके पास Q है दैट इज कोरेस्पॉन्ड्स टू आपके पास x, और जो 1/c है दैट कोरेस्पॉन्ड्स टू k। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंपल आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ जाता है कि आपके पास एलसी ऑसिलेशन में L किसको कोरेस्पॉन्ड्स कर रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में L किसको कोरेस्पॉन्ड कर रहा है इन द मैकेनिक्स, I किसको कोरेस्पॉन्ड करता है इन द मैकेनिक्स, Q किसको कोरेस्पॉन्ड करता है इन द मैकेनिक्स, 1/c किसको कोरेस्पॉन्ड कर रहा है इन द मैकेनिक्स। तो L इज कोरेस्पॉन्डिंग टू M। वैसे तो क्या है L क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इट इज आल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ये मास भी क्या है, दिस इज द inertia. So in this way we can say L corresponds to M, I corresponds to V, Q corresponds to X, 1/c corresponds to K. Half LI square is corresponding to half MV square, Q square by 2c is half KX square. बहुत ही अच्छा, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपके पास इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और नीट एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है, ये d स्क्वायर क्यू अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी q इज इक्वल टू q नॉट cos ओमेगा t। तो वेयर q नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर, q इज द चार्ज एट एनी टाइम t। यहां से हम ये लिख सकते हैं कि इस एलसी ऑसिलेशन में किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो करंट फ्लो करेगा वो माइनस क्यू नॉट इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी होगा। तो दैट इज माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द करंट फ्लोइंग इन दिस एलसी ऑसिलेशन, माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट थिंग कि एलसी ऑसिलेशंस की जो नेट रिएक्टेंस होगी एक्सएल माइनस एक्सी होगी। रिमेंबर एक्सएल माइनस एक्सी इज कॉल्ड रिएक्टेंस, और रेजोनेंस के ऊपर जब एक्सएल और एक्सी इक्वल होंगे तो नेट रिएक्टेंस क्या होती है, 0 होती है। तो कहीं पे भी पूछा गया व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, तो आपने क्या कहना है, मींस रिएक्टेंस पूछिए सिंपल एलसीआर सर्किट की, वो क्या होगी, एक्सएल माइनस एक्सी होगी। अब E क्या है आपके पास, Q क्या है, Q नॉट कॉस ओमेगा टी, यहाँ से E आ जाएगा, कॉरेस्पोंडिंगली
Q बाय C आ जाएगा। और ये अगर इसे हम करेंगे, Q क्या है, E क्या आ जाएगा, दैट इज Q बाय C, तो J क्या आ जाएगा, Q नॉट बाय C cos ओमेगा t। तो जहां से हम कहते हैं कि वोल्टेज और करंट में LC ऑसिलेशन में 180 डिग्री, ये यहाँ पे वोल्टेज और करंट जो है 180 डिग्री के साथ इनमें फेज डिफरेंस होता है। क्लियर? तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि शो दैट, बोर्ड में भी आ सकता है दिस क्वेश्चन एंड इट कैन बी आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन आल्सो, कि शो दैट इन ए टाइम t is equal to 0, capital T by 2, capital T and so on, energy in the LC circuit is completely electrical। इन टाइम के ऊपर जो एनर्जी होगी वो completely electrical होगी। देखिए, अगर आपके पास एनर्जी completely electrical चाहिए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, Q स्क्वायर बाय 2C। Q नॉट क्या है आपके पास, मैक्सिमम चार्ज है। Q नॉट क्या है आपके पास, मैक्सिमम चार्ज है। तो मैक्सिमम चार्ज के लिए मैक्सिमम चार्ज के लिए आपके पास क्या होगा, फॉर मैक्सिमम चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, Q नॉट होना चाहिए। तो मतलब Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Q नॉट होना चाहिए। तो एनर्जी अगर आपके पास कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल चाहिए तो Q शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस Q नॉट कॉस ओमेगा टी। तो मीन्स कॉस ओमेगा टी की जो वैल्यू है इट शुड प्लस माइनस 1 होनी चाहिए। कॉस ओमेगा टी क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 1। और कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 1 का मतलब होता है ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, n पाई होगी। मीन्स t की वैल्यू क्या होगी, n पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा क्या है, 2 पाई अपॉन कैपिटल T। तो ये क्या आ जाएगा, n t बाई 2 आ जाएगा, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो दिस रिजल्ट इम्प्लाई दैट कि आपके पास जब टाइम्स क्या हैं, 0 है, कैपिटल T बाई 2 है, कैपिटल T है, 3T बाई 2 है, तो इन टाइम्स के ऊपर जो एनर्जी होनी है आपके पास वो क्या होनी है, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल होनी है। क्लियर? अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शो दैट एट ए टाइम स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T बाई 4, 3T बाई 4, इन सभी टाइम्स के ऊपर क्या है, एनर्जी क्या होगी, कंप्लीटली मैग्नेटिक होगी। ये आपने शो करना है। देखो, मैग्नेटिक एनर्जी किसी इंस्टेंट के ऊपर कितनी है, हाफ Li स्क्वायर है। अगर इसने कंप्लीटली मैग्नेटिक होना है तो कंप्लीटली मैग्नेटिक होने के लिए I की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस I नॉट होनी चाहिए। I की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस I नॉट होनी चाहिए। तो आपके पास मीन्स कंप्लीटली मैग्नेटिक के लिए मतलब एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाफ Li नॉट स्क्वायर होनी चाहिए। तो हाफ Li नॉट स्क्वायर मतलब I क्या होना चाहिए, प्लस माइनस I नॉट होना चाहिए। तो यहाँ पे जब I की वैल्यू प्लस माइनस I नॉट लिखेंगे तो साइन ओमेगा टी क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 1 होना चाहिए। अगर साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 1 है तो इट मीन दैट ओमेगा टी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होगी। 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ओमेगा नीचे ले जाएंगे, ओमेगा का क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n प्लस 1 t बाय 4। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n प्लस 1 t बाय 4। यहाँ पे n क्या है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन है। तो मतलब आपके पास n 0 है तो टाइम t बाय 4 आ गया, n 1 आ गया तो टाइम 3t बाय 4 आ गया। तो टाइम्स क्या आ गए, t बाय 4, 3t बाय 4 एंड सो ऑन। इन टाइम्स के ऊपर जो एनर्जी होनी है वो कंप्लीटली मैग्नेटिक होनी है। थर्ड इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो टाइम कैलकुलेट कीजिए कि जिन टाइम्स के ऊपर एनर्जी हाफ इलेक्ट्रिकल होगी और हाफ मैग्नेटिक होगी। मतलब कि आपके पास एनर्जी हाफ इलेक्ट्रिकल हाफ मैग्नेटिक के लिए, मतलब हाफ मैग्नेटिक जो आपके पास किसी इंस्टेंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर हाफ इलेक्ट्रिकल है तो अंडरस्टूड है तो रिमेनिंग हाफ मैग्नेटिक ही होगी। तो q स्क्वायर बाय 2c वो क्या होगी, दैट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ q नॉट स्क्वायर बाय 2c होनी चाहिए।
तो दिस रिजल्ट इम्प्लाई दैट Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस Q नॉट बाय √2 होनी चाहिए। क्लियर? अगर Q की वैल्यू प्लस माइनस Q नॉट बाय √2 होगी तो इट मीन दैट cos ओमेगा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस 1/√2 होनी चाहिए। तो यहां से अगर आप देखोगे तो स्मॉल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल टी शुड बी इक्वल टू 2n+1/4, 2n+1 इंटू क्या होगी, t/8 होगी। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द टाइम्स कैपिटल T/8, कैपिटल T/8, 3t/8 एंड सो ऑन। ये आपके पास टाइम्स क्या होंगे कि जिन टाइम्स के ऊपर एनर्जी क्या होगी, हाफ इलेक्ट्रिकल होगी, हाफ मैग्नेटिक होगी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3-4 क्वेश्चन एलसी ऑसिलेशंस के ऊपर आ जाते हैं। एक तो एलसी ऑसिलेशंस में ये आ जाता है कि पहला ये शो करना है कि आपके पास कि शो दैट कि दिस एलसी ऑसिलेशंस आर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, जिसे हमने प्रूव कर दिया। सेकंड आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास कि दिस शो कि दिस एलसी ऑसिलेशंस आर हैविंग द सेम एनालॉजी एज दैट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए मैकेनिकल स्प्रिंग। तो मैंने कैसे कहा कि हाफ LI स्क्वायर की एनालॉजी कैसे मैकेनिकल स्प्रिंग में काइनेटिक एनर्जी जैसी है, जो Q²/2c है वो जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन मैकेनिकल स्प्रिंग है। तो फिर उसके बाद आपके पास ये पूछ लिया जाता है कि एलसी ऑसिलेशन में व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। जैसे मैंने लिख लिया, करंट क्या आ गया, -I0 sin ओमेगा टी आ गया, वोल्टेज क्या आ गई थी, Q/C, ठीक हो गया। तो Q को क्या लिख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ I dt, I की वैल्यू -I0 sin ओमेगा टी। तो यहाँ से E = क्या आ गया, E0 sin ओमेगा टी आ गया था। तो ये रिजल्ट इम्प्लाई करता है कि करंट क्या है, -I0 sin ओमेगा टी है, वोल्टेज क्या है, E = sin ओमेगा टी है। तो यहाँ पे करंट और वोल्टेज क्या हैं, दे उनमें 180 डिग्री का फेज है। तो ये भी प्रूव कर दिया। फिर नेक्स्ट आपके पास इसके ऊपर क्वेश्चन है कि इन ए टाइम 0, कैपिटल T/2, कैपिटल T एंड सो ऑन, इन टाइम्स के ऊपर जो है इस सर्किट में एनर्जी कंप्लीटली मैग्नेटिक है, एंड टाइम्स कैपिटल T/4, 3t/4 एंड सो ऑन, इन टाइम्स के ऊपर एनर्जी क्या है, कंप्लीटली मैग्नेटिक है, एंड टाइम क्या है आपके पास, दैट इज T/8, 3t/8 एंड सो ऑन, इन टाइम्स के ऊपर एनर्जी क्या है, हाफ इलेक्ट्रिकल है और हाफ क्या है, मैग्नेटिक है। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है जो आपके पास इस अल्टरनेटिंग करंट का, व्हाट इज दैट, एवरेज पावर डिलीवर्ड टू द LCS सर्किट व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज फ्लोइंग। अगर आपके पास किसी LCS सर्किट में जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें एवरेज पावर डिसिपेटेड क्या होगी। देखिए जो एवरेज पावर है, इन एवरेज पावर डिसिपेटेड इन LCS सर्किट, इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पावर सिंपल, एवरेज पावर इज क्या होगी, जो आपके पास टोटल वर्क डन होगा, जो टोटल वर्क डन होगा डिवाइडेड बाय जो टोटल टाइम होगा, दैट विल बी द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन दिस LCR सर्किट होगी। नाउ व्हाट इज हियर, व्हाट इज हियर टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन क्या होगा, 0 to कैपिटल T वोल्टेज इनटू करंट EI dt। ये क्या होता है, अगर किसी LCS सर्किट में किसी इंस्टेंट के ऊपर I करंट फ्लो कर रहा है, कॉरस्पॉन्डली वोल्टेज डेवलप उधर कितनी है, E है, इन ए स्मॉल टाइम dt, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, EI dt होगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, EI dt। टोटल वर्क डन फ्रॉम 0 to कैपिटल T आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन निकालना है तो उसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां, 0 से कैपिटल T हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो आपके पास टोटल टाइम इज क्या है, 1/T है। क्लियर। व्हाट इज हियर I इज हियर I0 sin ओमेगा टी। व्हाट इज हियर E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी प्लस 5।
सो यहाँ से आपके पास पी एवरेज क्या आ जाएगी 1 बाय कैपिटल टी 0 टू कैपिटल टी आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 डी टी दिस इज इक्वल टू क्या होगा ई नॉट आई नॉट बाय कैपिटल टी 0 टू कैपिटल टी साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5 डी टी। क्लियर। साइन ओमेगा टी प्लस 5 क्या है, इसको हम खोल लें तो क्या बन जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस 5 कॉस ओमेगा टी साइन 5। तो इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या बन जाएगा ये ई नॉट आई नॉट कैपिटल टी 0 टू कैपिटल टी दिस बिकम्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस 0 टू कैपिटल टी दिस बिकम्स साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5 डी टी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इफ वी आर सॉल्विंग इट व्हाट वी शैल गेट, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगी आपके पास 0 आ जाएगी। इट्स इंटीग्रेशन विल बी 0। रीजन में साइन 5 तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 बन जाएगा। किसी भी साइन फंक्शन की कंप्लीट सर्कल के ऊपर इंटीग्रेशन क्या होती है 0 होती है। और यहां से ये क्या बन जाएगा ई नॉट आई नॉट कॉस 5 बाय कैपिटल टी 0 टू कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन पहले ही कर लिया है, इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है दैट इज टी बाय 2 आती है। तो क्या आ जाएगी ये ई नॉट आई नॉट cos 5 इंटू कैपिटल टी बाई 2 इंटू कैपिटल टी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा दिस इज इक्वल टू हाफ ई नॉट आई नॉट cos 5। सो दिस इज द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन LCR सर्किट। वो क्या है हाफ ई नॉट आई नॉट cos 5 है। सिंपल बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि ड्राइव द डिफाइन एंड ड्राइव द वैल्यू ऑफ एवरेज पावर डिसिपेटेड इन दिस LCR सर्किट। तो एवरेज पावर डिसिपेटेड इन दिस LCR सर्किट क्या आ जाएगी दैट इज हाफ ई नॉट आई नॉट cos 5। अब हम इसको डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं एक बार। तो इसे ड्राइव करना बड़ा सिंपल है, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया टोटल टाइम कर दिया। टोटल वर्क डन कैसे निकाल लिया कि स्मॉल टाइम dt में हमारे पास वर्क डन क्या आ गया EI dt, और कंप्लीट साइकिल में निकालने के लिए इसे क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया 0 टू कैपिटल T। तो एवरेज पावर क्या आ गई 0 टू कैपिटल T EI dt होल डिवाइड बाय कैपिटल T। फिर E की वैल्यू रख दी E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी रख दिया। और हमारे पास ई नॉट आई नॉट कॉन्स्टेंट है, फिर उसको कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स अप्लाई करके इसे सॉल्व कर लिया। तो आपके पास जो एवरेज पावर डिसिपेटेड इन दिस LCR सर्किट क्या आ गई हाफ ई नॉट आई नॉट cos 5। सो दिस कैन बी रिटन एज ई नॉट बाय रूट 2 इंटू आई नॉट बाय रूट 2 इंटू cos 5। ई नॉट बाय रूट 2 यहाँ पे क्या है दिस इज EV, आई नॉट बाय रूट 2 क्या है यहाँ पे दैट इज IV cos 5। क्लियर। ये जो है आपके पास ये पावर जो कराती है दिस इज कॉल्ड ट्रू पावर, जिसे हम क्या कहते हैं ट्रू पावर कॉल करते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रू पावर। EV इंटू IV दिस इज कॉल्ड एपरेंट पावर। व्हाट इट इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड एपरेंट पावर। और ये cos 5 है दिस इज कॉल्ड, इसे हमने पावर फैक्टर कॉल किया है। तो इट मीन्स दैट आपके पास दिस cos 5 इज here known as power factor. Why it is called
एपरेंट पावर। ये एपरेंट पावर क्यों है, ये वाई इट इज नॉट ए ट्रू पावर। ट्रू पावर एंड एपरेंट पावर यहाँ पे क्यों नहीं इक्वल है, तो यहाँ पे पावर फैक्टर भी है। आपके पास कुछ एनर्जी वेस्टेज आपके पास किसके कारण भी हो रही है, ये पावर फैक्टर मीन्स इंडक्टर और रजिस्टर के कॉम्बिनेशन के कारण, या इंडक्टर रजिस्टर कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के कारण, ये जो कॉम्बिनेशन के कारण एनर्जी वेस्टेज हो रही है, तो वो जिसके कारण ट्रू पावर क्या हो रही है, एपरेंट पावर से क्या आ रही है, कम आ रही है। तो इसलिए आपके पास हमने ट्रू पावर को क्या कॉल किया है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एपरेंट पावर एंड पावर फैक्टर। और एपरेंट पावर क्या है, ट्रू पावर डिवाइड बाय पावर फैक्टर। अगर आपके पास यहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू 1 है, पावर फैक्टर की वैल्यू 1 है, तब आपके पास क्या हो सकता है कि ट्रू पावर किसके इक्वल हो सकती है, दिस ट्रू पावर कैन बी इक्वल टू द दिस ट्रू पावर कैन बी इक्वल टू द एपरेंट पावर। अब देखिए ये पावर फैक्टर है क्या, पावर फैक्टर कहां से आएगा, ये हमारे पास क्या है, इम्पीडेंस ट्रायंगल है, ये एंगल क्या है, फाई है, और ये क्या है आपके पास एक्सएल माइनस एक्सी है, दिस इज आर एंड दिस इज जेड। और पावर फैक्टर की जो वैल्यू है, पावर फैक्टर क्या होता है, दिस इज इक्वल टू आर बाय जेड। मीन्स यहां से जो पावर फैक्टर है दैट इज cos फाई, ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर बाय जेड। तो पी एवरेज जो आ जाएगी आपके पास दैट इज ईवी आईवी इंटू आर बाय जेड होगा। और देखिए आपके पास आईवी को क्या लिख सकते हो, आईवी कैन बी रिटन एज ईवी बाय जेड, so this is r by z. This expression can also be written as ev square into r divided by z square. और ev को क्या लिख सकते हो, iv into z, iv into z into iv into r by z into r by z. So this become z यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई वी स्क्वायर इंटू आर। तो ये रिजल्ट इंप्लाई करता है एवरेज पावर किसके बराबर है, आई वी स्क्वायर इंटू आर के इक्वल है। दिस रिजल्ट इंप्लाइज दैट कि एलसी सर्किट में जो पावर वेस्ट होनी है दैट इज ओनली ड्यू टू ओमिक रजिस्टर के कारण ही पावर वेस्टेज होनी है। क्लियर। अब देखिए आपके पास cos फाई जो है r बाय जेड है, जेड के अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर है। अगर आपके पास ये एलआर सर्किट है तो cos फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, r अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर आ जाएगी। अगर आपके पास ये आरसी सर्किट है तब cos फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू एक्सएल r अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर आ जाएगी। अगर ये इंडक्टर या कैपेसिटर है cos फाई की वैल्यू आपके पास उस केस में r जीरो आ जाएगा, r जीरो आने से cos फाई जीरो हो जाएगा, फाई क्या है आपके पास जीरो है, तो इट मीन दैट आपके पास फाई क्या आ जाएगा, फाई आपके पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। मीन पावर फैक्टर क्या है, जीरो है। पावर फैक्टर इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर एंड कैपेसिटर क्या है, जीरो है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस अल्टरनेटिंग करंट कि आपके पास कैपेसिटर या इंडक्टर में कोई पावर वेस्ट नहीं होती है व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। इंडिविजुअल इंडक्टर या कैपेसिटर में जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है तो उस समय कोई पावर वेस्ट नहीं हो रही है, उस समय पावर फैक्टर जीरो है। तो पावर फैक्टर जीरो दैट इंप्लाइज दैट कि वहां पे वेस्टेज ऑफ एनर्जी क्या है, जीरो है। और इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टर फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, कॉस जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट इंप्लाइज दैट, तो ये रिजल्ट क्या इंप्लाई करता है कि प्योर रजिस्टर के केस में आपके पास पावर फैक्टर की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है और वो क्या है, 1 है। तो इट मीन दैट जैसा मैंने अभी इस रिजल्ट से भी कह दिया कि आपके पास अल्टरनेटिंग करंट के केस में जो पावर की सिर्फ वेस्टेज है वो किसके कारण हो रही है, रजिस्टर के कारण हो रही है। इंडक्टर और कैपेसिटर के कारण कोई वेस्टेज ऑफ पावर नहीं है। तो यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर है वो क्या है, 1 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है आपके पास क्या है,
0 है, तो दिस पावर फैक्टर लाइज बिटवीन 0 to 1। देखिए ये आपके पास क्या है, एक EV है और ये क्या है, IV है। क्लियर? इनमें सपोज करो ये आपके पास क्या है, फेज डिफरेंस है, फाई का फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के केस में। अब यहाँ पे IV इज हैविंग टू कंपोनेंट्स, IV sin फाई और दिस इज वी आर हैविंग IV cos फाई। क्लियर? तो जो मैंने अभी एवरेज पावर लिखी है, क्या लिखी है, EV इंटू IV cos फाई, ये लिखा है ना। तो यहाँ पे जो इट मीन्स दैट जो पावर वेस्ट हो रही है वो किस अल्टरनेटिंग करंट के कौन से कंपोनेंट के कारण हो रही है, IV cos फाई कंपोनेंट के कारण ही सिर्फ पावर जो है वेस्ट हो रही है। IV sin फाई जो कंपोनेंट है, IV sin फाई कंपोनेंट के कारण कोई भी आपके पास पावर की वेस्टेज नहीं है। जो पावर वेस्ट हो रही है वो किसके कारण हो रही है, IV cos फाई के कारण हो रही है। IV sin फाई के कारण देयर इज नो वेस्टेज ऑफ पावर। सो यहां पे जो IV sin फाई कंपोनेंट है इसको हम क्या कह देते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज वॉटलेस कंपोनेंट करंट। दिस हियर IV sin फाई कंपोनेंट is also known as wordless